दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर होने के बाद भी पहलवानों का धरना यहां पर जारी है। इस बीच बृजभूषण सिंह का कहना है, उनका एक बड़ा बयान इसको लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर ये पहलवान धरना खत्म कर देंगे तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारी पहलवानों के प्रदर्शन को साजिश बताते हुए कहा कि ये सब एक परिवार और एक ही अखाड़े के पहलवानों का धरना है और इसके पीछे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। वहीं प्रदर्शन कर रहे पहलवान का कहना है कि जब तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती उनका धरना जारी रहेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कराने वाली 7 महिला पहलवानों को सुरक्षा दे दी है। इन पहलवानों के संपर्क में दिल्ली पुलिस है और वो जल्द बयान दर्ज कर सकती है। मेरे इस्तीफा देने से वो घर चले जाते हैं, आराम से सोते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये तो शुरू से स्पष्ट है भैया जी, ये खिलाड़ी खिलौना बन गए हैं कांग्रेस के हाथों का और विपक्षी दलों के हाथों का। ये इस्तीफा इनका उद्देश्य नहीं है, इनका राजनीति है। मुजफ्फरनगर से चल करके यहाँ पर जंतर मंतर पर धरने पर जितने बैठे खिलाड़ी साथियों की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना 8वें दिन भी जारी है। महिला पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आए उनसे सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप सभी मीडिया वालों से भी, उसके इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, उनको देखकर आप अपनी लड़कियों को गेम में भेज सकते हैं? ऐसे बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, हमें तो यही नहीं पता राजनीति में कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, हमें तो यही नॉलेज नहीं है कितने क्या है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे अपराधी को आप मंच कैसे दे सकते हो, आप खुद से पूछ लो एक बार। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का साथ देने के लिए लगातार कई दलों के नेताओं और अन्य हस्तियों के आने का सिलसिला जारी है। रविवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर भी पहुंचे। आपने देखा 8 दिन से वो यहाँ बैठे हुए हैं। पिछली बार सरकार के लोगों ने उनसे बात करके उनको ठगने का काम किया। अब वो अपनी मांग के लिए सरकार पे भरोसा नहीं करे, पुलिस पे भरोसा। इसका कारण यह है कि पिछले इतने दिन की एप्लीकेशन के बाद आज तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज होती है, तो उनको ये पता लग गया है कि सरकार उनके न्याय को अवरुद्ध करने का काम करी, बाधा उत्पन्न कर रही। इसलिए वो जनता से अपील कर रहे हैं, आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो उनकी मदद करें। सारे जो बीजेपी के मंत्री हैं खाली यही बोल रहे हैं कि हम मन की बात सुनेंगे, पर जो यहाँ बच्चे और महिलाएं हैं जो उनकी मन की बात है वो कोई सुनने नहीं आ रहे हैं, वो कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। जो बीजेपी के जो ये भूषण जी है उनको हटाने के लिए मैं नहीं देख सकता हूँ कि वो अपना प्रेशर डाल रहे हैं, पर ये मन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। इनकी मन की बात सुनिए। उधर इस मामले में आरोपी बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाली सभी महिला पहलवान जिस अखाड़े से हैं उसके संरक्षक कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है, और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। लगातार जो इस मामले में आरोपी हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा धरना है, ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी है वो कांग्रेस के इशारे पर हो रही है। दरअसल जिस अखाड़े से ये महिला पहलवान है उस अखाड़े को जो है कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, वो अखाड़ा उनकी देखरेख में है और ये कांग्रेस की पूरी साजिश है और इसीलिए उन पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी महिला पहलवानों को सुरक्षा मुहैया करा दी है। दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी ही महिला पहलवानों के बयान दर्ज करने की तैयारी कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।
कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घट गए हैं। प्रति सिलेंडर अब 171 रुपये 50 पैसे की कीमतों में कमी जो है वो की गई है। दिल्ली में 19 किलो का सिलेंडर इस कमी के बाद अब 1856 रुपये 50 पैसे का मिलेगा। मुंबई में 19 किलो का सिलेंडर जो है वो 1808 रुपये 50 पैसे का हो गया है। कोलकाता में 1960 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 2021 रुपये 50 पैसे में अब ये सिलेंडर मिलेगा। तो ये कीमतों का फर्क है जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अलग अलग शहरों में इस कटौती के बाद जो 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमतें अब क्या होने वाली हैं। एक बड़ी कटौती आप कहिए 171 रुपये 50 पैसे की, जिससे थोड़ी राहत कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लोगों को जरूर मिलेगी। और इस बदलाव से क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है। और अगर आप 1 मार्च 2023 से अगर आप देखें, जिस दिन बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई थी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में, तो कुल गिरावट जो है वो 263 रुपए प्रति सिलेंडर है दिल्ली में। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का सिर्फ 2 महीने में करीब 263 रुपए जो प्रति सिलेंडर कीमत है उसमें कटौती की गई है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो गैस की कीमतें हैं उसमें कुछ नरमी आई है। और भारत में जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय होती हैं वो इंपोर्ट पैरिटी प्राइस के सिद्धांत के तहत तय की जाती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी एलपीजी सिलेंडर की कीमत होती है उसको एक आधार माना जाता है भारत में कीमतों को तय करने का। तो लगातार नरमी आ रही थी पिछले कुछ हफ्तों में, और इसका फायदा अब भारत में भी जो कमर्शियल एलपीजी के उपभोक्ता हैं, विशेषकर जो होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। मैं आपको अगर एक उदाहरण दूं तो 1 मार्च 2023 को करीब 350 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी एक बार में। और उसके बाद से लगातार जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में नरमी आई है तो अब सीधे उनका फायदा भी उनको मिलता दिख रहा है। और लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 14.2 किलो वाली जो गैर सब्सिडी वाली सिलेंडर है, डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है, उसकी कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि उसके जो कैलकुलेशन है उसको तय करने के लिए जो पैमाना है वो अलग है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर से। और हमने हमेशा देखा है कि 1 मार्च के बाद से ही लगातार जब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में करीब 263 रुपए की कटौती दिल्ली में की गई है, सरकार ने 1 मार्च के बाद से जो डोमेस्टिक नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर हैं 14.2 किलो वाले, उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। और लेकिन अब ये उम्मीद जरूर करनी चाहिए कि जब दूसरे सेगमेंट्स में इस तरह की कटौती का फैसला इंडियन ऑयल ने किया है तो उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी ही जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है उसकी कीमतों में भी आम लोगों को राहत दी जाएगी, क्योंकि वो सीधे तौर पर आम आदमी के बजट को अफेक्ट करता है। और अब बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज बीजेपी का घोषणा पत्र यहां पर जारी होगा। अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, सीएम बोम्मई येदियुरप्पा इसको जारी करेंगे। और अपने घोषणा पत्र को बीजेपी ने जनता की आवाज का नाम दिया है, जिसमें 4% मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर 2% लिंगायत वोकलिगा में बांटने का भी उल्लेख होगा। आपको बता दें कि घोषणा पत्र जारी करने से पहले बीजेपी ने जनता के सुझाव मांगे थे और ये सुझाव वेबसाइट, व्हाट्सएप और QR कोड के जरिए लिए गए। साथ ही इसके लिए सार्वजनिक जगहों पर रैलियों में सुझाव पेटियां भी रखी गईं। कांग्रेस ने मुफ्त बिजली गृहिणियों को नकदी जैसी गारंटी दी। ऐसे में बीजेपी पर लोक लुभावन घोषणाएं करने का दबाव है। नरेंद्र मोदी ಅವರಿಗೆ भारत माता की मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्नाटका से छीने हैं, लूटे हैं। लूट की झूठ की सरकार है। 1 रुपये में से 85 पैसा कैसे कांग्रेस का पंजा लूट लेता है, ये भी कर्नाटका के लोग जानते हैं।
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनावी प्रचार है वो भी जोरों पर हो रहा है और सभी दलों ने पूरी ताकत इसके लिए अपनी झोंक दी है। बीजेपी का प्रचार भी जोरों पर है। कल कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैलियां की। पीएम मोदी ने कर्नाटक में कल 3 रैलियां की और इसके बाद उन्होंने मैसूर में रोड शो भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कलबुर्गी और जेपी नड्डा ने उडुपी में चुनावी रैली को संबोधित किया। कर्नाटक के हासन में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली करके कांग्रेस और जेडीएस पर निशाना यहां पर साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं, लेकिन सांप भगवान शंकर के गले की शोभा है और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक अब किसी भी कीमत पर कांग्रेस और जेडीएस को अपना भाग्य नहीं सौंप सकता। जनता के हक के 1 रुपए में से 85 पैसे कांग्रेस का पंजा लूट लेता है। कांग्रेस के स्वभाव में ही 85% कमीशन। अब कर्नाटका का चुनाव में इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है। सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। अब कर्नाटका किसी भी कीमत पर कांग्रेस और जेडीएस को अपना भाग्य नहीं सौंप सकता। जनता के हक के हर 1 रुपये में से 85 पैसा कैसे कांग्रेस का पंजा लूट लेता है, ये भी कर्नाटका के लोग जानते हैं। कर्नाटका के लोगों को याद रखना है, कांग्रेस के स्वभाव में ही, व्यवहार में ही 85% कमीशन है। मिशन कर्नाटक पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी हैं। उन्होंने बेलगावी में रैली की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लूट की झूठ की सरकार है। बीजेपी ने कर्नाटक से 1.5 लाख करोड़ छीने हैं। चुनाव के असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, विकास और 40% कमीशन है। पीएम मोदी और बीजेपी जनता के मुद्दों को भटका रहे हैं। अब तो कर्नाटक की जनता भी कहती है आ रही है कांग्रेस। बीजेपी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्नाटका से छीने हैं, लूटे हैं। लूट की झूठ की सरकार है। आप सोचिए कि इन 1.5 लाख करोड़ रुपए में से आपके लिए कितना काम हो सकता था। मैं आपको बताती हूं, 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे। 100 कर्नाटका में 2250 किलोमीटर की 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी। ईएसआई के 187 अस्पताल बन सकते थे। आपके बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे। 30,000 कोई छोटा नंबर नहीं है। कल पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ और इस मौके पर बीजेपी ने देश भर में कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए। मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम मोदी भावुक भी हो गए। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है। उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। दिल्ली से लेकर
संयुक्त राष्ट्र संघ तक। मन की बात का 100वां एपिसोड सब जगह सुना गया। देश भर में बनाए गए 4 लाख सेंटर्स में ये रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ। अपनी 100वीं मन की बात के बीच प्रधानमंत्री भावुक भी होते हैं। कहा कि मेरे लिए यह एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक पूजा भी है। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। 3 अक्टूबर 2014 में शुरू हुए इस कार्यक्रम का 52 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारण होता है। हर महीने के आखिरी रविवार को 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो और दूरदर्शन के साथ साथ कई प्राइवेट चैनलों पर प्रसारित की जाती है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अब तक 700 से अधिक लोगों और 300 से ज्यादा संगठनों की भूमिकाओं की सराहना कर चुके हैं। लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्मन होना, यही अपने में अध्यात्म है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने ज्यादातर आम लोगों से जुड़े मुद्दों की ही चर्चा की है। कभी स्वच्छता मिशन की बात की तो कभी जनधन योजना की, कभी जल शक्ति अभियान की तो कभी योग की भूमिका की। एक आत्मनिर्भर भारत हमेशा प्रधानमंत्री के मन की बात के केंद्र में रहा है। उन्होंने इस खास कार्यक्रम को हमेशा गैर राजनीतिक रखा, आम लोगों और उनके संघर्षों की बात की। यही वजह है कि आम लोगों के बीच यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय रहा। एक अनुमान के मुताबिक 23 करोड़ से ज्यादा लोग इसके नियमित श्रोता हैं। मन की बात डायरेक्टली भारत के जनता तक पहुंचता है, उनके दिल को छूता है, उनके मन में और आंखों में जो खुशी दिखते हैं उनसे हम सब समझ पा रहे हैं कि मन की बात की ताकत क्या है। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री लोगों से सीधे दिल की बात करते हैं, वो भी उनकी ही आम भाषा में। उसका असर भी होता है। उन्होंने कभी खादी की बात की तो खादी की बिक्री बढ़ गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया तो वो एक जन आंदोलन बन गया। भावनाओं से भर गया। जेल के कैदियों से लेकर मुंबई के डब्बे वालों तक हर कोई मन की बात को गौर से सुनता रहा है। स्कूलों, मदरसों से लेकर नुक्कड़ चौराहों तक मन की बात का 100वां एपिसोड तो हर जगह सुना गया। बॉलीवुड भी इसमें पीछे नहीं रहा। जनता के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं, उनको वो वक्त दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। और ऐसे ऐसे लोगों को वो रीच कर रहे हैं जहां छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में इतने सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को वो लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी जो हीरोइज्म है वो लोगों तक ला रहे हैं और नॉट ओनली हमारे देश में लेकिन इवन ग्लोबली उनकी पहचान बन रही है, विच इज़ अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का इससे बेटर कोई फॉर्मेट हो नहीं सकता। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं लोगों के साथ कनेक्शन कम हो जाता है। और इतना अच्छा लगा सुन के दैट मोदी जी को लोगों के साथ कनेक्टेड रहना था। आई थिंक दैट्स द साइन ऑफ अ ग्रेट लीडर। इस 100वें एपिसोड की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब अकेले सुनते हैं तब तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन एक समूह के साथ जब सुनते हैं तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री का यह मासिक रेडियो कार्यक्रम आज देश के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री इसकी अहमियत जानते हैं और इसलिए ये कार्यक्रम देश और समाज में सकारात्मक बदलाव का एक माध्यम बन चुका है। मन की बात यानी जन जन की बात, आम जनता की मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी के इस रेडियो कार्यक्रम ने जिस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर जागरूकता और बदलाव में अहम भूमिका निभाई है वह अद्भुत है। दूर दराज से लेकर शहरी इलाकों तक में
इस कार्यक्रम ने लोगों में जीने का नया हौसला दिया है, उन्हें नई राह दिखाई है। नई दिल्ली में कैमरामैन मुरसलीन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में नए सचिवालय का उद्घाटन किया। इससे पहले नई इमारत में पूजा अर्चना और यज्ञ भी किया गया। समारोह में सीएम केसीआर के अलावा सरकार के सभी मंत्री और तेलंगाना के आला अधिकारी मौजूद रहे। नए सचिवालय में 635 कमरे और 30 कॉन्फ्रेंस रूम है और इसकी लागत 600 करोड़ रुपए आई है। इसे 2 साल 2 महीने में तैयार किया गया है और इस इमारत में सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसमें मंदिर, मस्जिद और चर्च भी बनाए गए हैं। शराब घोटाले के बाद अब दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ एक नया अभियान छेड़ दिया है। बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है बीजेपी यहां पर प्रदर्शन जो है वो करती रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बंगले की मरम्मत और विस्तार की योजना को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, बीजेपी की तरफ से ये लगाए जा रहे हैं और आज बीजेपी मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे रही है। इसके पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मामले से जुड़े सारे दस्तावेजों को सुरक्षित करने के साथ साथ जांच के आदेश दिए हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस तरह के आदेश देने का अधिकार एलजी के पास नहीं है। ये पूरी तरह असंवैधानिक है और इसको लेकर अब दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी इतनी बौखलाई हुई क्यों है। कैमरों से भागना, मारपीट करना, पत्रकारों से मारपीट करना, जो चीजें सामने आई पत्रकारों से मारपीट करना, और अब अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई ऑर्डर निकाला है तो उसके बारे में इस तरह से प्रचार करना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कोई अधिकार नहीं है, ये दिखाता है कि आपने बहुत कुछ गलत किया है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर इतनी भी हिम्मत है तो आप कहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप गलत हैं। आइए मुख्यमंत्री का घर देखिए, जो आप आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर महाविकास अघाड़ी मुंबई में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। आज शाम 5:30 बजे होने वाली इस रैली को बीएमसी चुनाव को लेकर एमवीए की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में अजित पवार को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच आज की रैली को काफी अहम माना जा रहा है। एमवीए ने आज की रैली का नाम वज्रमुठ रैली दिया है, जो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। गठबंधन का कहना है कि ये रैली देश में संविधान की रक्षा के लिए की जा रही है। और अब बात सूडान से, जो वहां पर फंसे भारतीय हैं उनको लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन की करते हैं। सूडान से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चल रहा है कावेरी, वो तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। रविवार तक सूडान से 2700 से ज्यादा भारतीयों को निकाल लिया गया है, जिसमें से 2200 से ज्यादा देश पहुंच चुके हैं। सूडान में आपको बताएं करीब 3500 भारतीय हैं और इसके अलावा यहां पर करीब 1000 भारतीय मूल के लोग भी हैं। इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो लौटना नहीं चाहते हैं। रविवार को भारतीय वायुसेना के विमान C-130J में 40 भारतीयों ने जिद्दाह से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। जिद्दाह से चला ये 8वां दल है और इसके साथ ही 2200 से अधिक भारतीय देश लौट चुके हैं। जब भी हम कर्नाटक वाले आदमी हम वीडियो बना के भेजे, सरकार ने पूरी तरह से हमारा एक्शन लिया है और हमें को बाहर निकालने के लिए इतनी कोशिश किया है, तो बहुत सारा कोशिश किया है। इंडियन आर्मी के लिए और नेवी और एयरफोर्स के लिए थैंक यू सो मच टू रेस्क्यू अस फ्रॉम सूडान। सूडान में 15 अप्रैल को जब हिंसा भड़की, वहां रह रहे करीब 3500 भारतीय फंस गए। भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाकर रविवार तक 2700 से ज्यादा भारतीयों को सूडान से निकाल लिया है। भारत सरकार की जय। जो रह गए हैं और सूडान से निकलना चाहते हैं, उनको भी जल्द निकाल लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने जब अनाउंस किया कि जो भी नागरिक भारतीय लोग जो सूडान में फंसे हैं उन सबको वापस लाएंगे, तो उनके
वो उस वर्ड्स पर उनका विश्वास हुआ और कई लोगों ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, ये फिर एक बार सिद्ध हो गया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को पीएम मोदी ने खास तौर पर जेद्दाह भेजा है और वे अभी भी वहीं रहकर पूरे ऑपरेशन की देखरेख कर रहे हैं। जैसे जैसे भारतीय सूडान से निकल रहे हैं, चिंता की लकीर कम से कम तर होती जा रही है। सूडान की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच हिंसा बड़े पैमाने पर फिर न भड़की तो उम्मीद की जा रही है कि ऑपरेशन कावेरी जल्द ही अपना मकसद पूरा कर लेगा। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है और अब इस चैंपियनशिप में पुरुष युगल का खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतने वाली इस भारतीय जोड़ी ने दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में ओंग्यू सिन और टीयूईई की 8वीं वरीयता प्राप्त मलेशियाई जोड़ी को 3 गेम में हराया। भारतीय जोड़ी ने 67 मिनट में 16-21, 21-17, 21-19 से जीत हासिल की। किसी भारतीय जोड़ी का पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है 1971 में रहा था, जब ब्रॉन्ज मेडल वहां पर मिला था। वहीं इस चैंपियनशिप के इतिहास में भारत के लिए ये दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले 1965 में भारत के दिनेश खन्ना ने पुरुष सिंगल्स में गोल्ड जीता था। और वक्त है आज की 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताने का। टॉप 5 न्यूज, जिस पर आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। इसमें बड़ी खबरों में लुधियाना का ये हादसा भी है, जिसमें सीवेज में फैक्ट्री के कचरे से यहां पर जानलेवा गैस बनी और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। और अब यहां पर कचरा डालने की वजह जो है, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसकी वजह से बनी और जान की गवाही है लोगों ने यहाँ पर। इसकी जांच की बात अब कही जा रही है। दूसरी खबर यहाँ पर पहलवानों के धरने को लेकर है। बृजभूषण शरण सिंह का इसको लेकर कहना है कि धरना खत्म करें वो तो इस्तीफा दे दूंगा मैं। और सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई आज होनी है। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम सुनवाई यहाँ पर होनी है। उधर दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच टकरार देखने को मिल रही है। ये अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 171.50 की कमी हुई है, तो एक बड़ी राहत यहां पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को मिली है। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जिस पर आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं।